नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज शुरुआत भले ही पॉजिटिव रही हो, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर फिर से मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर 18,400 पर टिक नहीं पा रहा है। 18,350 के स्तर आ चुके हैं, 35 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक भी इस समय झूलता हुआ नेगेटिव टेरिटरी में 54 अंकों की गिरावट पर ट्रेड देखने को मिला है। 43,304 तक का स्तर इस समय, इनफैक्ट 300 पॉइंट नीचे है निफ्टी बैंक अपने डे हाई से। हालांकि मिड कैप्स में जो तेजी थी वो टिक गई है, ये एक अच्छी चीज है। कल जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आई थी वैसे वैसे मिड कैप्स में भी चाल मजबूत हुई थी, तो एक अच्छी चीज है कि मार्केट ऊपरी लेवल से फिसला है, लेकिन मिड कैप्स में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी शायद निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखने को मिली। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, हालांकि ये दायरा थोड़ा सा संकरा जरूर हुआ है। शुरुआती ट्रेड में एक बहुत बड़ा गैप था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं वो गैप नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो कमान है वो तेजी वाले हाथों में है। कहां पर एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, तो आज FMCG कंपनियां नहीं, आज जो डिफेंसिव एक्टिव है उसमें टेक्नोलॉजी काउंटर्स और उसमें आपके फार्मा प्लेयर्स। तो HCL टेक, अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब, ये कुछ स्टॉक्स है जो तेजी की तरफ अपना योगदान दे रहे हैं। मेटल्स में भी एक हल्का सा पुल बैक आया है, लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस का साथ नहीं है, ICICI बैंक का साथ नहीं है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने दरअसल दबाव डाला है। और साथ ही आप ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां पर भी आज कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। तो ब्रिटानिया, ITC, HUL, टाटा कंज्यूमर, ये सब वो काउंटर्स हैं FMCG स्पेस के जहां पर पोजीशंस हुई हैं अनवाइंड। चलिए अब दिखाते हैं आपको कल तक के रिटर्न्स। कल की भारी वॉलेटिलिटी के बीच हमारे जानकारों ने किस तरह की कमाई की है। तो मेहुल दरअसल 8.5% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, 6.5% के रिटर्न्स प्रशांत सावंत के, और अमोल अठवले पॉजिटिव टेरिटरी में अपने रिटर्न्स को होल्ड कर पाने में कामयाब रहे। अब यहाँ की रणनीति क्या होगी, कंसिडरिंग ऊपरी लेवल से मार्केट फिर से हल्का हुआ है। मेहुल, अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अप्रोच सेम है। मार्केट में मैं इंडेक्स में बाइंग अवॉइड करूंगा और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है उसका फायदा उठाएंगे हम। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा, देखिए आज क्लियर कट डिफेंसिव यानी कि फार्मा ने टेक ओवर कर लिया है और कहते हैं ना कि वो लीड कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी में एक फॉल आए, बिकॉज बैंक निफ्टी काफी समय से एक फॉल नहीं है। निफ्टी के कंपैरिजन में बात करें, निफ्टी 600-700 पॉइंट टॉप से गिर गया, बट बैंक निफ्टी वहीं के वहीं है। सो बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म बैंक निफ्टी में हो गया है, तो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स में कभी भी बिकवाली आ सकती है, एक दगा दे सकता है ये बाई साइड वाले ट्रेडर्स को। सो उसमें ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम फार्मा स्टॉक्स पे बहुत ही अच्छा ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि डिवीज है, औरो है, बायोकॉन है, देयर आर मेनी स्टॉक्स, सभी के सभी बॉटम आउट हो गए और यहाँ पर अच्छा खासा यानी कि 5 to 10% का बाउंस दिखा सकते हैं फार्मा स्टॉक्स। तो फार्मा काउंटर्स बॉटम आउट हो गए और वहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। प्रशांत, मॉर्निंग। इनफैक्ट कल मैं आप नोटिस कर रही थी कि 18,400 पर जो लौटे हम और वो डे हाई था कल का, उसको लेकर आप काफी उत्साहित थे। इस पर आपने कुछ ट्वीट भी डाले थे, लेकिन अब टिक नहीं रहा है उन लेवल्स पर, तो आपकी अप्रोच क्या है? जी हर्षिता, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट। तो जो मेरी राय थी कि एक पुल बैक है और थोड़े दिनों के लिए मार्केट जब तक की जो स्पॉट है वो 18,650 के ऊपर नहीं निकलता, जो अभी से काफी दूर है, तब तक ये मार्केट सेल ऑन रैली मार्केट होगा। और इसलिए मैं जो पुल बैक एक्सपेक्ट करता हूँ करीबन 18,400, 18,450 वो लेवल आ चुके हैं। तो मेरी ये सलाह थी कि अगर कोई इंडेक्स में जाऊंगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि उसके आगे 100 पॉइंट के लिए हम नीचे स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का नहीं रख सकते। और जैसे कि मेहुल ने कहा, मेरी भी ये राय कि बैंक निफ्टी में थोड़ा क्लोजली ट्रेड करना होगा। अगर मैं अब फ्यूचर्स के लेवल देखूँ, करीबन 43,400 के है। मेरे हिसाब से जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन हो, अब 43,100 यानी जस्ट 300 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल इंटैक्ट रहे तो आप बिल्कुल लॉन्ग बने रह सकते हो। फ्रेश पोजीशंस ऐड मत कीजिए, इंडेक्स से थोड़ा दूर रहिए। सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि ICICI बैंक, रिलायंस चले हुए हैं और थोड़ा सा नर्वस है मार्केट, क्योंकि दूसरे सेक्टर थोड़े पिकअप हो रहे जो पहले लैगर्ड थे, तो वहां पे ध्यान रखना ज्यादा बेहतर होगा। उसी के साथ एक बात कहना चाहूंगा, जब तक फ्यूचर 18,380 के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा फॉल या बड़ा रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर 18,380 के नीचे हम क्लोज हो जाते तो डेफिनेटली निफ्टी वीक हो जाएगा।
ओके, तो देखते हैं कि लेवल्स होल्ड करता है या नहीं। फिलहाल फ्यूचर्स 18400 के आसपास टिके हुए हैं, लेकिन कैश मार्केट में तो उसके नीचे के स्तर। अमोल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आई थिंक नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी है इंडेक्स में और वोलाटाइल भी है। सो ऊपर में एक निफ्टी का रेंज दिख रहा है कि 18400 18450 एक रेजिस्टेंस है, वेराज 18200 का एक सपोर्ट है जहां से मार्केट कल भी बाउंस बैक हुआ और अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ। तो वोलाटाइल है, तो मैं एक रेंज आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करूंगा और तब तक के लिए मुझे लगता है कि मार्केट यही रेंज में वोलाटाइल रहेगा। सो मैं वेट करूंगा कोई अच्छा ब्रेकआउट आए या फिर मार्केट कोई बड़ा लेवल अगर तोड़ के नीचे जाता है तो ही आगे में और शॉर्ट्स पोजीशन बन सकती है। तो अभी के लिए तो मैं वेट एंड वॉच ही हूँ। ओके, तो वेट एंड वॉच का फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे। अच्छा, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो आज अमोल, आपका पोर्टफोलियो देख रही हूं मैं, बजाज फाइनेंस के ट्रेड को आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, इसके साथ नया क्या जोड़ने वाले हैं? जाइडस लाइफ अच्छा लग रहा है, जैसे फार्मा स्टॉक्स में एक्टिविटी आया है। 417 पे है, 407 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 447 का। स्टॉक एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन से ऊपर आया है और नियर 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है। अभी स्टॉक थोड़ा ऊपर है बाइंग प्राइस से, बट मुझे लगता है कि ये अगर रिवर्सल फॉर्मेशन वर्क हो गया तो 447 450 आने वाले दिनों में स्टॉक दिख सकता है। सॉरी, स्टॉक का नाम आप दोहराएंगे प्लीज? सुनाई नहीं दिया, वहीं पर ऑडियो डिप हो गया था। जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ, ओके। जाइडस लाइफ आप कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी है, हालांकि आज खबर तो वैसे थी नेगेटिव और उसके बावजूद स्टॉक ऊपर है करीब 2% तक के गेंस। तो आप कह रहे हैं टारगेट यहां पर 447 का रहेगा। जाइडस लाइफ में तेजी करके चले, ये है वो फिलहाल सौदा। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बाय साइड का ट्रेड अपडेट ये था कि नेपाल ने दरअसल कुछ WHO के नॉर्म्स का पालन नहीं करने के चलते जाइडस लाइफ, इप्कॉर 16 कंपनियों की जो दवा नेपाल में बिकती है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि स्टॉक को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, 2-2.25% ऊपर है ये ट्रेड। अब आते हैं मेहुल के पोर्टफोलियो पर, और मेहुल के पोर्टफोलियो में जो भी ट्रेड्स इन्होंने लिए थे वो सारे के सारे दरअसल इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिए हैं। मेहुल का कल मुझे याद है एमटार भी था, करीब 2% तक के गेंस इसने कमा कर दिए थे। एमटार में प्रॉफिट बुक किया कल, इंटरग्लोब एविएशन में प्रॉफिट बुक किया कल। आज नया क्या ट्रेड जोड़ेंगे मेहुल? देखिए अर्शिता जी, मैं भी कहना चाहूंगा कि जाइडस लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने भी 440 के टारगेट के लिए निकाला था, तो अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो मेरा आज का एक फर्स्ट स्टॉक जो है वो है केईसी इंटरनेशनल। लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, तभी 495 का टारगेट था जो कि अचीव हो गया। तो केईसी इंटरनेशनल अभी 485 पर लेना है, 465 का स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट 520 का रहेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है स्टॉक में। ओके, तो 465 के आसपास का स्टॉप लॉस, 487 पर है ये दरअसल काउंटर, और 520 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय आप लेकर चले। यह है फिलहाल आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड केईसी इंटरनेशनल स्क्रीन पर। प्रशांत का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्होंने भी इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स लिए थे वो कल के कल ही निपटा लिए। एक तो जेबीएम ऑटो, कल इन्होंने प्रॉफिट बुक किया और आज सुबह में जेके पेपर में 453 के आसपास प्रॉफिट बांधा है। प्रशांत, नया क्या जोड़ रहे हैं? जी थोड़ा जैसे मैंने कहा सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, तो मुझे मेट्रोपोलिस अच्छा लग रहा है ओवरऑल, और मुझे लग रहा है कि ये अभी 1337 1338 की रेंज में अच्छे लेवल पे बाय हो जाएगा। वॉल्यूम शुरुआत के घंटे में ही बहुत स्ट्रांग आए और मैं इन वॉल्यूम की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, तो ये मेरा बाय होगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 1278 पे, 1278 पे, और जो टारगेट पोजिशनली मेरा होगा वो 1445 का होगा। 1445 के लिए आप कह रहे हैं एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। जी हाँ, ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है और फिर से ये काउंटर्स रेडार पर आएंगे। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, विजय डायग्नोस्टिक, थायरोकेयर, सब में तेजी बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि एक बार फिर चीन ही नहीं, अब जापान, ब्राजील, अमेरिका में, कोरिया में दरअसल कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और इन्हीं केसेस के बढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में आज भारत में भी एक बैठक होने वाली है हेल्थ मिनिस्ट्री की, और वहां पर शायद कुछ और गाइडलाइंस पर विचार होगा कि हमें किस तरह के
एहतियात बरतने हैं और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा इफ एट ऑल भारत में भी केसेस बढ़ने लगे। तो ये पूरा पैक इनफैक्ट आज आउट परफॉर्म करता हुआ। प्रशांत, कोई और स्टॉक है आइडेंटिफाइड या फिर दोपहर में देंगे? जी हर्षदा, थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि कई स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट की जस्ट कगार पे, बट मैं ट्रैप नहीं होना चाहूंगा, तो थोड़ा वेट करके दोपहर में दूंगा। अमोल, आपका क्या प्लान है? वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा अनसर्टन है, तो दोपहर में एक दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, तो दोपहर में प्रशांत और अमोल की तरफ से ट्रेड्स आएंगे। मेहुल, आप भी क्या दोपहर का इंतजार करेंगे? नहीं हर्षिता जी, मैं अभी एक ट्रेड दे दूंगा, लेकिन माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है प्राइस वाइज, वो है एबट इंडिया। 21,300 का रेट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया 21,300 पर, इसको बाय करना है 20,800, यानी कि 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसमें, और मेरा टारगेट रहेगा 22,400 का। सो एबट इंडिया बाय करके चले 22,400 के टारगेट के लिए। ओके, तो 22,400 के टारगेट के लिए एक मौका। अच्छा, जब आप लोग इस तरह के बड़े स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, आपके क्लाइंट्स क्या पोजीशन लेते हैं इन ट्रेड्स में? देखिए कैसा होता है कि कुछ लोग का मेंटेलिटी ऐसा है पहले से रिटेलर्स का कि बड़े स्टॉक को बाय नहीं करना, जबकि अब मान लो किसी के पास 50,000 रुपीज है तो हम उसको बोलते हैं कि आप 2 स्टॉक ले लीजिए, बिकॉज हमें समझाना पड़ता है कि ये जो भाव है, अभी एमआरएफ की बात नहीं करेंगे, बट 20-25 हजार के जो स्टॉक्स है उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज है, तो एक स्टॉक ले, अगर आप जहां पे 100 स्टॉक, मेरे हिसाब से वैल्यू देखी जाती है, स्टॉक का रेट नहीं देखना चाहिए। हम तो यही हमारे ट्रेडर्स को समझाते हैं और काफी हद तक वो समझते भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इसमें किस तरह की कमाई बनती है। 22,400 के लिए एबट इंडिया दरअसल इन्होंने सुझाया है, 20,800 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चलिए, इस मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे सभी ट्रेड्स की, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज रेडार पर रहेगा। पीएलआई के तहत इनकी एक सब्सिडरी को कुछ इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पर भी एक स्टेटस चेक लेंगे। कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता होंगे हमारे साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। इस समय एक तो स्टेटमेंट्स आरबीआई गवर्नर साहब की ओर से आई है, ये एक समिट में बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन्होंने दरअसल कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बुनियादी आधार नहीं है, और जो बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस अगली आएगी, अगर क्रिप्टोज को रेगुलेट नहीं किया गया तो वो निजी क्रिप्टो करेंसीज की ओर से आती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अब सरकार किस तरह का कदम उठाती है क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन की तरफ। याद रखिएगा, आरबीआई ने सीबीडीसी का एक पायलट प्रोजेक्ट दरअसल लॉन्च किया है, और उसको लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि जब अलग अलग रिजर्व बैंक्स की तरफ से इस तरह का एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो शायद क्रिप्टो मार्केट में कुछ स्थिरता आएगी। लेकिन यहां पर एक वार्निंग दी है आरबीआई गवर्नर ने, निजी क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहिए। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ाते हैं मामले को और बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। दरअसल पीएलआई स्कीम के तहत फॉक्सकॉन और पैजे इलेक्ट्रॉनिक्स, पैजे दरअसल एक 100% सब्सिडी है डिक्सन की। इन दोनों कंपनियों को 410 करोड़ के इंसेंटिव्स मंजूर किए गए हैं सरकार की तरफ से। पीएलआई स्कीम का कितना बूस्ट इस समय मिल रहा है, इस समय ग्राउंड एक्टिविटी कैसी दिख रही है पीएलआई के चलते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली डिक्सन टेक के सीएफओ सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट कल ही अप्रूवल आया है जिसमें आपकी कंपनी, आपकी सब्सिडरी को इनफैक्ट करीब 60 करोड़ तक का इंसेंटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछली बारी आपने कहा था कि लार्जली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा इन पीएलआई स्कीम्स के चलते। इस समय स्थिति क्या है, कितना इंप्रूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिला है, एंड ओवरऑल डिमांड की सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हमें एक पर्सपेक्टिव दे सके। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। हम इनफैक्ट पेजेट इलेक्ट्रॉनिक जो कि डिक्सन की 100% सब्सिडरी है, उसको दूसरा अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से, दूसरा डिसबर्समेंट मिला है। तो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सारे डिसबर्समेंट्स हमारे पास आ गए हैं।
तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये मतलब इससे बहुत और इंकरेज होगी इन्वेस्टमेंट मोबाइल सेक्टर में। मोबाइल में जैसा आप देख रहे हैं कि जो इंडिया इंपोर्ट करता था मोबाइल, सब इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया है मोबाइल्स को। एंड मोबाइल्स का नंबर क्लियरली हर साल काफी ग्रोथ हो रही है मोबाइल्स के बिजनेस में इंडिया में। तो ये डेफिनेटली इंकरेज करेगा मोर इन्वेस्टमेंट्स को। डेफिनेटली इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा, नॉट ओनली लार्ज डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करने के लिए बट ग्लोबल मार्केट्स को सर्व करने के लिए। अगर आप हमारे कस्टमर्स भी देखें तो हमारा एक कस्टमर के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका मार्केट्स को, और क्लियरली हम जो कस्टमर्स के साथ जो एडवांस डिस्कशन में है क्लोजर्स के, उनमें भी हमारा पोटेंशियल है कि हम उनके लिए भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्लियरली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है बोथ इंडस्ट्री के लिए और डिक्सन के लिए। ये बताइए आपके लिए इस पर्टिकुलर इंसेंटिव का क्या मायने होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, क्योंकि आपने अपनी कैपेक्स भी बढ़ाने की बात कही थी, तो ये कितना रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहा है? अगर आप देखें, और लास्ट ईयर मोबाइल का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2800 करोड़ था, और इस साल हम लोग क्लोज करेंगे अराउंड 4500 करोड़ के रेवेन्यू पे, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। और अगले साल जो हमारी विजिबिलिटी है एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ और जो न्यू कस्टमर्स हम लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली लगता है कि हम लोग अगले साल 9 से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो मोबाइल हमारे लिए क्लियरली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे वर्टिकल्स में लेके। एंड क्लियरली इसमें से काफी पोर्शन एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए भी होगा। एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हुए इस समय हम एक बार फिर देख रहे हैं चाइना में बड़े लॉकडाउन्स आए हैं, और वहां पर जब थोड़ी बहुत अनलॉक पॉलिसी आने लगी तो केसेस की संख्या बढ़ गई। एंड देयर इज अ वार्निंग कि चाइना, कोरिया, जापान जैसे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में कोविड की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके चलते क्या किसी तरह का सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिला है? क्या मैन्युफैक्चरिंग फिर भारतीय बेसिस पर ज्यादा शिफ्ट होने के आसार हैं अगर वहां पर एक बार फिर कठोर स्टांस लिया जाता है उन सरकारों की तरफ से, स्पेशली चाइना में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट टर्म में अभी हमें लगता है सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं है, सप्लाई चेन सॉर्टेड आउट है, हमारे पास इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है। बट हम क्लियरली ये सिचुएशन काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ केसेस चाइना में बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ओवर शॉर्टर टर्म इसका इम्पैक्ट आ सकता है प्रोडक्शन पे, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स हमारे आज भी चाइना से काफी डिपेंडेंसी है कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। बट ओवर द लॉन्ग टर्म हमें लगता है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जितना इश्यूज चाइना में रहेंगे, अल्टीमेटली ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है, ग्लोबली कंपनीज क्लियरली देख रही है चाइना +1 को। तो आई थिंक सो ये सब चीजें उन सब चीजों को और एक्सीलरेट करेंगी। तो क्लियरली हमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव लगता है इंडिया के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट का भी जो पॉलिसी रोड मैप है और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो क्लियरली अलाइन करता है इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाने के लिए। आप लार्जली वॉल्यूम्स के लिहाज से क्या गाइड कर पाएंगे आने वाला साल या इस साल के अंत तक क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी? व्हाट इज द डिमांड फ्रंट रियली? बिकॉज लास्ट टाइम आपने इंडिकेट किया था कि मोबाइल की डिमांड थोड़ी सी स्टैग्नेंट होती हुई दिखाई दी थी। हाउएवर यू सेड दैट यू विल एंड दिस ईयर विद नियरली 4,500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। व्हाट अबाउट द अदर सेगमेंट्स जो आप केटर करते हैं? टीवी सेगमेंट के लिहाज से भी क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? क्लियरली अभी मोबाइल की ग्रोथ इस साल इस क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो देख रही है हमें। आफ्टर दिवाली के बाद, दिवाली तक सेल्स बहुत अच्छी थी, दिवाली के बाद डेफिनेटली देयर इज अ स्लो डाउन, थोड़ी म्यूटेड डिमांड है खासकर की मोबाइल्स में, खासकर की हमारे टेलीविजन वर्टिकल में। बट क्लियरली हमें लगता है कि Q4 काफी ऑर्डर बुक काफी अच्छी लग रही है, जो हमारी विजिबिलिटी हमें कस्टमर्स के साथ मिल रही है, तो काफी अच्छी रिकवरी आएगी डिमांड में। तो इस साल हमें लगता है कि हम लोग, जो मैंने आपको गाइडेंस पहले भी आपके चैनल पे दिए थे, अराउंड 14 से 15,000 करोड़ पे क्लोज करेंगे, जो कि ग्रोथ होगा। लास्ट ईयर हमने 10,700 करोड़ का रेवेन्यू किया था। बट डेफिनेटली ये जो हम नए कस्टमर एडिशंस कर रहे हैं मोबाइल में वर्टिकल में भी और अदर वर्टिकल्स में भी, तो हमें लगता है कि अगले साल डेफिनेटली 35 to 40% ग्रोथ आ सकती है हमारे रेवेन्यूज में। अब आखिरी वेरी क्विक सवाल, क्या आप Xiaomi के लिए काम करते हैं? और Xiaomi में जिस तरह के हम देख रहे हैं ले ऑफ्स शुरू हो रहे हैं, वो अपनी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन को भी शायद कम करेंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा बिजनेस पर? तो अभी हम Xiaomi के लिए सबसे लार्जेस्ट वेंडर हैं टीवी के, उनके सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडिया का मार्केट रिक्वायरमेंट हम ही करते हैं टीवी का। एज फार एज जो टीवी की रिक्वायरमेंट है, हमें कोई इशू नहीं लगता उसमें। आपको जो भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन है मार्केट में, उसका सभी ब्रांड्स पे इम्पैक्ट है इंक्लूडिंग Xiaomi। बट क्लियरली एज फार एज ओवरऑल फोरकास्ट इज कंसर्न, दे हैव बीन ब्रॉडली उनके हम लोग उसी फोरकास्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी पेमेंट्स बिल्कुल टाइम पे आ रही हैं।
तो ऐसा हमें लगता है कि ये ग्लोबल वर्कफोर्स उन्होंने कम करी है, और ये नॉट ओनली उन्होंने कम करी है, काफी ग्लोबल कंपनीज अपनी वर्कफोर्स कम कर रही है, अलाइन कर रही है। बट हमें लगता नहीं इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और कोई हमें इंडिया में मार्केट में कोई इशू नहीं लग रहा आज के दिन। इंडियन मार्केट में शायद ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई देगा, और अब ऑफ कोर्स क्योंकि टीवी बिजनेस के साथ Xiaomi के साथ डील करते हैं, तो वहां पर इस समय कोई स्लो डाउन के आसार नहीं है। शुक्रिया सौरभ हमारे लिए समय निकालने के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है आज, लेकिन कंपनी ने कहा है PLI स्कीम्स का फायदा क्लियरली रेवेन्यू में बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 को रैप करना शुरू करते हैं। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है, मेहुल ने 2 ट्रेड सामने रखे, तो उनका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो आ रहा है वो देख लेते हैं। प्रशांत सावंत ने मेट्रोपोलिस जोड़ा, 1445 का टारगेट, 1278 स्टॉप लॉस है इनका। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। थोड़ा सा ये 0.17% का ड्रैग दिखा रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है अमोल का। तो अमोल ने बजाज फाइनेंस कैरी किया, 6850 का टारगेट है। जाइडस नया जोड़ा है, जाइडस लाइफ 447 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। जाइडस ½ % ऊपर है, लेकिन बजाज फाइनेंस पर दबाव है, 0.7% तक का यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेहुल ने 2 ट्रेड्स जोड़े, KEC इंटरनेशनल 520 का टारगेट, 465 स्टॉप लॉस, और एबिट में भी तेजी का ट्रेड, 22,400 का टारगेट है, 2800 का स्टॉप लॉस। KEC इंटरनेशनल 1.5% की कमाई से ज्यादा कर रहा है, 0.23% का योगदान एबिट इंडिया में इस समय आता हुआ। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो मेहुल अब 10.5% के रिटर्न्स पर है, 6.5% के रिटर्न्स के आसपास ही प्रशांत टिके हुए हैं। अमोल का रिटर्न थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है, क्योंकि बजाज फाइनेंस अब थोड़ा दबाव बढ़ा रहा है। तो यह है फिलहाल आपके लिए ताजा अपडेट। आगे ऑफ कोर्स सब एक एक ट्रेड अमोल और प्रशांत अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे, उसका एक अपडेट हम लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।